हेलो दोस्तों, मैं गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं फिर से साइंस की कंटिन्यूस क्लास के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे एटॉमिक संरचना। और एटॉमिक संरचना की ये हमारी 4th क्लास हो गई। जो भी चीज़ रह गई है, मेरी कोशिश है कि मैं इस क्लास में उसमें पूरी कराने की कोशिश करूं। बस आपको ये करना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है, जो आप नहीं करवाते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। लाइक जरूर किया करें, आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है। साथ साथ कमेंट किया करें कहीं भी कोई दिक्कत आती है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा ऑफ-बाउ का नियम। क्या होगा? ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ का नियम। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भाई K-L-M-N और O ये ऊर्जा स्तर होता है। ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा और पांचवा। इसे हम N से पहचानते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। मैंने बताई थी पहले में अधिकतम 2n² से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर n का मान यहाँ 1 रखोगे आप लोग, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर n का मान 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा। इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 18 रहेंगे। इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 32 रहेंगे। इसमें 5 25 दूनी 50 रहेंगे। इस तरीके से अगर इससे आगे का भी अगर कोई आता, मान लो छठा आता है, तो उसमें 6 36 दूनी 72 इलेक्ट्रॉन होंगे। शायद ये मैं पहले कहीं 64 पढ़ा चुका हूँ, तो उसे हटा देना। मैंने वहाँ आपको ये बताई थी कि 2n² से अगर आपको किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं तो आप किससे निकालोगे? 2n² से उसे निकाल लोगे आसानी से। फिर हमने आपको ये बताई थी कि इन जो ये कक्षाएं होती हैं, जो ये कोष होते हैं, इनकी उपकक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपकक्षाएं, या इनको दोस्तों हम उपसेल भी कहते हैं, उपकोष भी कहते हैं। उपसेल मतलब उपकोष, जिसमें क्या होते हैं? इसमें S उपसेल, P, D, F ये उपसेल होते हैं। जो F उपसेल होता है ना दोस्तों, F उपकोष, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और दोस्तों F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये आप थोड़ा सा याद रखना, जो हमारे किस में काम आएगा? ऑफ-बाउ के। ऑफ-बाउ का जो नियम हम आपको पढ़ाएंगे उसमें काम आएगा। बस अब क्या करना है? अब आपको ये करना है कि ऑफ-बाउ का लॉ क्या बोलता है। तो दोस्तों ऑफ-बाउ का जो लॉ है वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षाएं जो है, जो मैंने ये कक्षाएं आपको बताई हैं, उन कक्षाओं में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। ये जो कक्षाएं हैं ना, K-L-M-N-O, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपके सामने बनाता हूं, ये नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहाँ रहते हैं? उसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं। मान लो ये N कक्षा है, सॉरी K कक्षा है, इसके बाद L कक्षा है, इसके बाद M कक्षा है, इसके बाद N कक्षा है, और इसके बाद दोस्तों O कक्षा है, और भी आगे आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में वितरित किए जाएंगे? K ऑर्बिट में किए जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन किस में वितरित किए जाएंगे? तो K वाली में इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनों का वितरण M में जाएगा, फिर N में, और फिर O में। मैंने आपको बताई थी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, उसमें ऊर्जा का स्तर भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होते हैं अधिकतम। इसमें कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। इसमें कितने होते हैं दोस्तों? तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, तो इसमें ऊर्जा कम होगी, इसमें एनर्जी कम होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी E2 में होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी E3 में होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी E4 और इससे ज़्यादा एनर्जी E5 में होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन E1 में जाएगा, फिर E2 में जाएगा, फिर E3, E4 और E5। मेरा कहने का मतलब ये है, ऑफ-बाउ ने ये बताया था। अगर आप लिखना चाहोगे अपनी कॉपी पे तो ये लिखोगे कि ऑफ-बाउ के नियमानुसार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। सीधी सी बात, जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करते हैं, जिस कक्षा की ऊर्जा कम होती है
उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करते हैं, और जिस कक्षा की ऊर्जा ज्यादा होती है दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन अंत में प्रवेश करते हैं। ये किसने बताया? ये ऑफ-बाउ ने बताया। जैसा कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखो ये ऑफ-बाउ ने एक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या बनाई थी? एक सारणी बनाई है, ये ऑफ-बाउ की। आप सभी लोग इसे ध्यान से समझोगे, मेरे प्रयास है आपको मैं यही समझा दूंगा इसे। तो देखो इसमें क्या समझाने का प्रयास किया गया है, इसमें 1s से स्टार्ट होता है। तो देखो 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2s में जाएंगे। हम यहां क्लियर करा चुके हैं आपको कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन 1 वाले में जाएगा, फिर 2 वाले में जा रहा है s में, फिर 2 के बाद 2p, फिर 3s, फिर इसके बाद देखो 3p आएगा, फिर 4s, और देखो फिर क्या आएगा? 3d, फिर 4p, फिर 5s, और फिर क्या आएगा इसके बाद? देखो 4d, फिर क्या आएगा? 5p, फिर 6s, इसके बाद क्या आ रहा है? 4f जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 5d, 6p, 7s, उसके बाद कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन? 5f, 6d और 7p। मेरा कहने का मतलब है यदि आप इसे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑफ-बाउ के नियम से यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो दोस्तों तो उसका क्रम होगा 1s2, 2s2, 2p6। मेरा कहने का मतलब s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जो लेके जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। तो देखो आपको जब लिखना है, ये क्रम जो लिखना है आपको, शायद आपको ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं नीचे लिखता हूं। देखो यहां से लिखोगे तो पहले 1s आएगा, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। अब देखो 3d नहीं आएगा क्योंकि 3p पे से क्या आ रहा है? 4s आ रहा है इसमें, तो फिर 4s लिखोगे इसके बाद जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। 4s2, 3d10, और इसके बाद आएगा 4p6। तो इस तरीके से आप इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप कहोगे इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अब समझ में आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो इसका समझने का मतलब है, देखो एक टेबल और दे रखी है, अगर आपको ऐसे याद नहीं होती तो ऐसे याद कर सकते हो। तो इसमें मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, उसमें एक तरफ 1 से लेकर के 7s तक लिखा है, एक तरफ 2, जो 1p नहीं होता, 2 से लेकर के 7p तक लिखा है। फिर p से पहले मैंने 3d को स्टार्ट किया और कहां तक ले गया? 6d तक, और उससे पहले 4s को स्टार्ट किया और 4f और 5f। तो मैं इसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा? तो देखो 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4ps, फिर देखो ऐसे ऐसे करके आना है मुझे। तो 5s2, 4d10, 5p6, फिर यहाँ 6s2, 4f, 4f14, 5fd, 6p6, और इसके बाद मुझे 4s2, 7f14, 6d10 और 7p6। मुझे इस तरीके से चलना है। मेरा यूज कहाँ होगा? सबसे बड़ी बात है कि मैं इसका यूज कहाँ करूंगा। तो जब मैं इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करूंगा दोस्तों, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा ऑफ-बाउ नियम से, तो मेरा वहां इसका बहुत बड़ा यूज है। जब मैं ऑफ-बाउ नियम से क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो मान के चलिए मुझे लिथियम का करना है। किसका करना है? लिथियम का करना है। ठीक है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। जितना परमाणु क्रमांक तो उतना ही उसमें उदासीन होने पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा? 1s2 और 2s1। तो ऊपर जो लिखे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। इसमें उपसेल में तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई तत्व सोडियम 1123 है तो ये तो परमाणु बाहर है उसका, लेकिन मैं sp-df में उपसेल में जब लिखता हूं तो इलेक्ट्रॉनों को बांटता हूं। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मान के चलो मुझे बेरिलियम का लिखना है 4 का, तो मैं क्या लिखूंगा? 1s2, 2s2। तो देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे बोरोन 5 का लिखना है। बोरोन क्या है? ये बोरोन लिख भी लेना ऐसे, 1s2,
2s2, अब 2p आता है इसके बाद में जो मैंने टेबल बताई थी उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 और 1 5 हो गई। उसके बाद मुझे कार्बन का लिखना है 1s2, 2s2 और 2p6। उसके बाद मुझे नाइट्रोजन का लिखना है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो 1s2, 2s2, 2p3। उसके बाद मुझे ऑक्सीजन का लिखना है, तो 1s2, 2s2, 2p4, तो ये मेरे 8 हो गए। उसके बाद मुझे फ्लोरीन का लिखना है 9, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p5, ठीक है। फिर मुझे नियोन का लिखना है, नियोन का 10, तो इसे कैसे लिखूंगा 1s2, 2s2 और 2p6। देखो ये 10 हो गए, 2 और 2 4, तो मैं उसी क्रम से लिख रहा हूं। सोडियम का लिखना है मान के चलिए 11 का, तो 1s2, 2s2, 2p6। अब मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3s1। देखो मैं 11 इलेक्ट्रॉन पर आ गया। तो इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, चलते चले जाएंगे। जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम 12 का लिखना है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। मैं किस क्रम में चल रहा हूँ, जो मैंने आप में टेबल बनाई थी उसी के क्रम में मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद मान के चलिए मुझे एल्युमिनियम 13 का लिखना है, तो मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा 4। यहाँ मेरा हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इस तरीके से फिर मैं सिलिकॉन का लिख दूंगा 14 का, फास्फोरस 15 और सल्फर 16। क्या होती है, सल्फर 16 होती है। तो इन सब के मैं क्या करता चला जाऊंगा, लिखता चला जाऊंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे क्या करोगे, तुरंत स्क्रीनशॉट कर लेना। और इसके साथ ही फिर आएगी क्लोरीन 17, इसका कर लोगे आप। आर्गन 18 का कर लोगे, ठीक है। पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, इन सब का आप क्या कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे। उसके बाद दोस्तों मैं ये एक चीज और बताता हूं आपको। एक चीज क्या बताता हूं, मान के चलिए आबाउ के नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कर रहे हैं, और उस समय अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है कौन सा, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपसेल में जाता है, कहां जाता है, डी उपकोष में जाता है। कहां जाता है, डी उपकोष में रहता है, तो ध्यान रखना। और परमाणु उदासीन है, परमाणु क्या है, उदासीन है। कैसा है, उदासीन है। तो उस समय आप क्या करोगे, डी जो उपकोष होगा उसमें कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उस समय नहीं होंगे। उनकी जगह 4 की जगह आपको 5 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा से लेके करना पड़ेगा, और 9 की जगह आपको 10 इलेक्ट्रॉन उससे अगले जो 4s कक्षा आती है उसमें करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये तो उदासीन के लिए। और मान लो अगर आयन है, परमाणु पर आयन है, तब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन डी में रह सकते हैं और 9 इलेक्ट्रॉन भी डी में रह सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं इसका क्या मैटर है ये। तो देखो इसका मैटर है, मान के चलिए मैं लेता हूं स्कैनेडियम, इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है, ये क्या लिख लिया करो, स्कैनेडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप याद रखना इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। तो मैं इसे कैसे करूंगा, तो वैसे तो हम ऐसे करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, ये 21 हो गया। अब मान के चलिए क्रोमियम आता है, क्रोमियम का 24 होता है। ये क्या होता है, क्रोमियम का कितना होता है 24। तो मैं जब इसका करूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 24 तो ऐसे ही बनने, 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 4 24। लेकिन हमने अभी लिखवाया था परमाणु उदासीन है, अगर उस पर कोई आवेश नहीं है तो उसके डी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो क्या करोगे आप, इसके पास वाले 4s से 1 इलेक्ट्रॉन कहां कर दोगे, इसके पास वाले 4s से 1 इलेक्ट्रॉन डी को दे दोगे। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, सही क्या लिखोगे, ये पूरा लिखोगे और उसके बाद यहां लिखोगे 4s1 और यहां क्या ले जाओगे 3d5। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। ऐसे ही आपको कॉपर मिलेगा, कॉपर का 29 होता है। तो इसका कैसे करोगे, 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। बताइए अगर परमाणु पर कोई आवेश नहीं है तो क्या इसमें 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्या करोगे, यहां तक तो ये पूरा लिखोगे, उसके बाद में इसका एक इलेक्ट्रॉन किसे दोगे? इसे दोगे, तो इसे लिख दोगे 4s1 और 3d10 3d10। हमने क्या देखा कि जब परमाणु उदासीन है तो उसके ऑर्बिट में कभी भी डी ऑर्बिट जो होता है उसमें कभी भी 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, लेकिन अगर उस पर आवेश है तो आसानी से 4 या 9 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर उस पर आयन होता तो रह सकते हैं। दूसरी बात एक और मैं बता रहा हूं आपको इसी में, इसमें एक और हम क्या बताएंगे आपको, एक और हम आपको ये बताएंगे कि मान के चलिए Cr 3 पॉजिटिव है और Cr का होता है 24, इसका करना है मुझे। तो देखो प्लस आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। माइनस आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। जैसे मान के चलिए X कोई परमाणु है और इसका परमाणु क्रमांक 7 है और इस पर -3 आवेश है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जोड़ देंगे और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। और मान के चलिए X है और इस पर +3 आवेश है और मान के चलिए 13 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसमें से 3 आप घटाओगे क्योंकि प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो प्लस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, माइनस पर इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं। वैसा ही केस आपके सामने ये है, वैसा ही सेम केस ये है। तो आप इसमें से डायरेक्ट नहीं घटाओगे, आप ध्यान रखना परमाणु क्रमांक 20 से और 30 तक के एलिमेंटों में, परमाणु क्रमांक 20 से और 30 तक के, या मैं यूं कह लूं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, आपबाउ नियम से जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है उनमें नहीं घटाओगे। उनमें क्या करोगे? पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। कैसे करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 ऐसे लिखोगे। तो आपको घटाने कितने हैं? 3 घटाने हैं। तो पहले देखो इस वाले को, बड़ी वाली कक्षा में से इलेक्ट्रॉन घटेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हो ऑर्बिट, ठीक है ना, ये आप क्या देख रहे हो? ऑर्बिट। ये नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन, तो देखो पहले इनसे थोड़ी इलेक्ट्रॉन घटेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर घटना है तो पहले आउटर ऑर्बिटल से घटेंगे ना। तो सबसे पहली लास्ट वाली कक्षा कौन सी होगी? चौथी होगी। तो पहले इससे आपको घटाना है, तो 2 इसके घटा दिए, लेकिन घटाने कितने हैं? 3। एक इससे घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो यहां क्या हो जाएगा? ये पूरा लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? 4s0, ये घट गया, और 3d3। दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। डी ऑर्बिट में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं आपको घटाने, पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, उसके बाद आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों को घटाना है। सबसे अंतिम कक्षा जो बड़ी कक्षा होती है 4, ये कक्षाओं की संख्या है। तो ये 1 2 3 ये लिख रहा है ना, ये कक्षाओं की संख्या है। आपके जो उपसेल के सामने जो लिख रही है ये कक्षाओं की संख्या है। तो जो बड़ी कक्षा इसमें कौन सी है? 4। तो इलेक्ट्रॉन इससे पहले घटेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बेहद अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आपबाउ लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप आसानी से कर पाओगे, उसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद है दोस्तों हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हुंड का नियम। क्या? हुंड का नियम। हुंड का नियम कौन सा है? हुंड का नियम। बस हुंड का नियम और बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हुंड का नियम है उसमें ये बताया है कि जो उपसेल होते हैं, उपसेल आप समझते ही हो या रिक्त कक्षक कह सकते हो। जैसे हमने बताया था उपसेल होते हैं S, P, D और F। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 6, इसमें 10 और इसमें 14। जब मैं इनके कक्षक बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा दोस्तों? कक्षक बनाऊंगा। तो देखो कुछ इस तरीके से S का जो कक्षक बनेगा वो देखो ऐसे बनेगा 1। P का जो बनेगा इसमें 3 होंगे, 1 2 और 3, और D में 5 होंगे। D में कितने होंगे? 5 होंगे। ध्यान रखना प्रत्येक जो कक्षक होगा इसमें 7 होंगे। 14 वाले में कितने होंगे? 7। क्यों होंगे 7? इसीलिए होंगे 7 कि प्रत्येक जो कक्षक होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन।
जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तो 2 हो गए। वैसे ही इनमें एक इलेक्ट्रॉन ये, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ये होगा। तो प्रत्येक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो प्रत्येक में 2 तो 7 में कितने हो गए? 14। प्रत्येक में 2 तो 5 में कितने हो गए? 10। प्रत्येक में 2 तो 3 में कितने हो गए? 6। और एस में 1 होता है। तो इन्होंने ये बोला है हुंड ने कि मान के चलिए पी सेल है कोई, ये पी सेल है, आप मान के चलिए ये पी सेल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और कहीं पे कोई विन्यास निकल के आया 3p4। तो आप जो है 3p4 को कभी भी ऐसे नहीं कर दोगे कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए ये 4 हो गए, ऐसे कभी नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा। आप सही कैसे करोगे? तो सही करोगे दोस्तों इसे, जैसे ये आपके सामने दे रखा है, तो पहले 4 है ना, तो पहले एक एक ऊर्जा को समान करोगे। मेरे कहने का मतलब रिक्त कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे और उसके बाद में शुरू से ही युग्म में इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे। तो ये गलत है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये गलत है। और ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। मान के चलिए इसी को मैं और बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान के चलिए हमारा 3d8 है। क्या है? 3d8। इसका इलेक्ट्रॉन प्रोना है, तो d है अंतिम, तो d में कितने होते हैं? 5 ही तो होते हैं। तो बस मुझे क्या करना है? मुझे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करना है। तो मैं पहले रिक्त कक्षकों में एक एक, जब तक इनकी ऊर्जा समान नहीं हो जाती, मैं इलेक्ट्रॉन पाऊंगा। उसके बाद फिर युग्म बनाऊंगा, उसके बाद मैं फिर यहां युग्म बनाऊंगा ये। तो देखो 8 हो गए, ये बिल्कुल सही है। तो पहले ये बोला है हुंड ने कि समान ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पिरोया जाएगा, उसके बाद शुरू से ही युग्म में इलेक्ट्रॉन पिरोए जाएंगे। और दूसरी डेफिनेशन ये बोल सकते हो, समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण तब तक नहीं करते जब तक सभी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं हो जाती। मेरा कहने का मतलब सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या नहीं हो जाती? समान नहीं हो जाती। तब तक आप क्या नहीं करोगे? उसमें दूसरा युग्म वाला इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसने बताया था? हुंड ने बताया था। तो हुंड का नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, या इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति पढ़ते हैं पहले, डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हुंड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है ना, वो 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन 2 रूप में काम करता है। ये 1924 में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति को दिया था, और इसमें बोला था कि इलेक्ट्रॉन में कण के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन कण तो है और कण के साथ साथ उसमें तरंग के रूप भी क्या रहते हैं? कण तो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो गति करता है वो तरंग वेव की फॉर्म में करता है, ये बोला था उन्होंने। और कहा था साथ में व्यक्तीकरण और विवर्तन की घटनाओं को भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और इलेक्ट्रॉन के